गायत्री महामंत्र के साथ में कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी साथ को प्रणाम। आज की हमारी कक्षा का विषय है पंचगव्य के विविध आयाम। तो आज की कक्षा में हम पंचगव्य के विषय में और इसकी जो दैनिक जीवन में हमारी क्या उपयोगिता हो सकती है और पंचगव्य से पंचकोशों की साधना जो है वो किस प्रकार आसान बनाई जा सकती है, इन सब विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पंचगव्य जो शब्द जो है ये गाय के जो 5 गव्य हैं, इन्हीं से ही आया है। तो पहले के समय में जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, तो उनकी भी जो है वो भी निरंतर जो है खोजों में लगे रहते थे, जिससे कि जो है सभी समाज को और पूरी सृष्टि को, संसार को अधिक लाभ दिया जा सके। तो इस खोजों में उन्होंने ये पाया कि अ, यहाँ पर एक ऐसा जीव भी विद्यमान है जिसके अंदर प्राण शक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। तो ऐसे जीव का जब उन्होंने देखा कि जो है यह जीव जो है इसका जो कोई भी इसका जो गव्य जो है वो अनुपयोगी नहीं है। चाहे हम अपने की अगर हम कंपेयर करें तो हम अपने मल-मूत्र को जो है इस टाइम उपयोग में नहीं कर सकते। अ, जबकि गाय के अंदर जो है गाय का जो गोबर जो है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और गाय का जो गोमूत्र है उससे विभिन्न रोगों की चिकित्सा जो है आज के समय में वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो उन्होंने जब शोध किया तो उन्होंने ये पाया कि जो इनके जो गव्यों में जो प्राण शक्ति जो है वो वास्तव में आती कहाँ से? तो इसके लिए जो है अगर हम जो है गाय के शरीर का विज्ञान जाने तो गाय के शरीर के विज्ञान में हमें जो है जैसे गाय के बारे में जो है एक बात कही जाती है कि गोमय वसते लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी। तो गाय के जो गोबर यानी कि गोमय, तो उसमें जो है लक्ष्मी जी का वास है, और गाय के जो गोमूत्र है उनमें धन्वंतरी जी का वास है। तो धन्वंतरी जी जो हैं वो आयुर्वेद के रचयिता हम उन्हें कह सकते हैं, और और उससे जो है संपूर्ण रोगों की चिकित्सा संभव है। तो गोमूत्र जो है वो गाय से मिलने वाला एक ऐसा गव्य है जिसे अगर हम जो है पंच महाभूतों में अगर हम गिने तो यह वायु तत्व प्रधान है। तो वायु तो प्रधान है, और जो इसकी जो है आयुर्वेदिक औषधियों के साथ मिला करके भिन्न-भिन्न रोगों में चिकित्सा की जाती है। तो इसमें जो है गोमूत्र जो है उसके अंदर कुछ ऐसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जो हम आज के समय में अगर हम देखें तो जो है वो काफ़ी आश्चर्यचकित वैज्ञानिक भी काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे जो है एक जीव के मूत्र में जो है इतने अधिक गुण हैं, और वो कैसे वो इतना अधिक उपयोगी जो है आज के समय में सिद्ध हो रहा है। तो अ, गोमूत्र गोमूत्र का एक विशेष गुण है कि अ, इ इ इसमें जब कोई भी औषधि जब डाली जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि गोमूत्र से बनी औषधि जो पंचगव्य औषधि के रूप में हम लेते हैं, तो उसका जो असर जो है वो 20 गुना अधिक हो जाता है। अगर हम ऐसे किसी आयुर्वेदिक औषधि को लेंगे, जैसे कि तुलसी हो गई, पुनर्नवा हो गया, अर्जुन की छाल हो गई, और इसी प्रकार जो है अन्य औषधियाँ जो अलग-अलग चिकित्सा में यूज़ होती हैं, अगर हम उन्हें जो है काढ़े के रूप में लें या अन्य रूप में लें,
और इसके कंपैरेटिवली अगर हम जो है इसको जो है गोमूत्र के साथ में शोधित करके लें, तो उसका असर जो है वो 20 गुना बढ़ जाता है। तो अब ये असर जो 20 गुना बढ़ा, ये कहाँ से आया? तो इसके बारे में जो है इसके बारे में हमने ये देखा कि जैसे कि गाय के प्रत्येक अवयव में जो प्राण जो है, वो प्राण शक्ति ही वास्तव में आयुर्वेदिक औषधि के साथ मिल करके इसकी उपयोगिता और गुणवत्ता को बढ़ा देती है। तो तो इसलिए जो है यह इतना उपयोगी जो है वो सिद्ध होता है। और इसके अलावा जो है जैसे पहले के समय में जब आश्रम जब हुआ करते थे, तो जहाँ पर जो है ऋषि-मुनि अपने निरंतर शोधों में व्यस्त रहते थे, तो उनके जीवन में जो है एक चीज़ जो है वो कॉमन होती थी। जैसे कि जो है गाय जो थी वो उनके गुरुकुल में अवश्य होती थी, और एक जो है गुरु जो है उनके जीवन में होते थे। तो उसके माध्यम से जो है वो साधना में आगे बढ़ते थे, और और जो है वो स्वयं भी उसका लाभ लेते थे, और पूरे समाज के लिए भी जो है सभी को जो है वो लाभ देते थे। तो जो है उन्होंने भी जो है निश्चित रूप से ये पाया होगा कि जो गाय जो है, गाय एक ऐसा जीव है जो कि हमारी साधना की प्रगति को तेज कर सकती है। तो और उन्होंने जो है उसके जो है अनेक रूप जो है उन्होंने अनेक रूपों पे उनकी सर्च करी, तो उसके बाद उन्होंने ये पाया कि अगर हम इसको अपने जीवन में, इस साधना में हर तरीके से अगर हम इसको साथ लेके चला जाए, तो साधना में जो प्रगति है वो कंपैरेटिवली फास्ट होगी। तो आज के समय में हर किसी को जो परिणाम जो है जल्दी चाहिए। तो जल्दी पाने के लिए तो ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं है। परंतु अगर हम विचार करें कि अगर हम जो है अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में क्या-क्या ऐसा बदलाव किया जाए, जिसके कारण जो है साधना में जो है प्रगति हो सके। तो उसका जो है एक माध्यम जो है वो ऋषि मुनियों ने सबने ये पाया कि अगर वो गाय को साथ लेकर के चलते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो लाभकारी होती है। स्वास्थ्य में तो लाभ देगी ही देगी, और जो इसके अलावा जो है, जो सूक्ष्म रूप से और कारण रूप से भी जो है इसके लाभ जो हैं, वो भी हम जो है जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि गाय के विषय में एक चर्चा ये की जाती है कि जिसके घर में गाय होती है, वहाँ पर जो है ग्रह दोष या जो है वास्तु दोष है वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो ग्रह दोष है, ये वास्तव में समाप्त कैसे होते हैं, इसका क्या विज्ञान है? तो इसके बारे में जो है हमें जानने के लिए हमें जो गाय के शरीर को जानना चाहिए। तो जो गाय का जो शरीर जो होता है, उसके अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। तो सूर्य केतु नाड़ी जो है, उसका क्या काम होता है कि जैसे इसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी, तो ये 2 शब्दों से मिलके बनी है, सूर्य और केतु। सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का जो है वो मुख्य स्रोत है। तो सूर्य से ही जो है सभी ग्रहों को और नक्षत्रों को प्राण शक्ति मिलती है, और उसी से ही जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। तो सूर्य केतु नाड़ी में सूर्य से लेकर के केतु तक, यानी कि सूर्य जो अगर हम उसको सेंटर में माने, और जो है अगर हम आखिरी ग्रह केतु को माने, तो सूर्य से केतु के बीच में जितने भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र जितने भी आते हैं, तो जो गाय जो है ये सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से उनकी ऊर्जा को अपने भीतर सोख कर, धारण कर, हमें अपने गव्यों के माध्यम से प्रदान करती है। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रह दोष जो है, जिसको पर्टिकुलर किसी भी जो ग्रह का दोष अधिक उनकी कुंडली में है, या फिर वैसे भी जो जीवन में इस विज्ञान को मानते हैं, तो उसमें जो है फिर जो गाय के विज्ञान को भी नकारा नहीं जा सकता कि जब हमें जब अपने गव्यों के माध्यम से इनकी जो ऊर्जा शक्ति को सोख कर हमें दे रही है, तो निश्चित ही यह हमें ग्रह दोष में भी लाभ करेगी। अब इसके बाद जो है जैसे हम जानते हैं कि जीवन में जो हमारे जो जीवन का जो मुख्य आधार है वो प्राण ही है। तो प्राण ही वास्तव में अलग-अलग रूपों में हमारे जीवन में हम उनको देख सकते हैं।
जैसे कि प्राण की जो उत्कृष्ट अवस्था वो ज्ञान ही है, जो कि आत्म साक्षात्कार के बाद जो हमें प्राप्त होता है। इसका परंतु अगर हम एक ओर पे हम अगर हम जो है इसके विषय में सोचें कि प्राण जो है वो कैसे जो है सृष्टि में कार्य कर रहा है, तो जब सृष्टि के उद्गम में जब कुछ भी नहीं था, तो केवल एक प्राण ही विद्यमान था। तो वही प्राण जो है फिर भिन्न-भिन्न रूपों में जब कार्यरत हुआ, तो उन्हें भिन्न-भिन्न नामों से हम उसे जान पाए। तो अब हम अगर हम उसमें शरीर विज्ञान की बात करते हैं, तो शरीर विज्ञान जो है शरीर विज्ञान में मुख्य रूप से जब हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है, तो अगर हम अपने प्राणों से जोड़कर देखें, तो हम ये पाएँगे कि शरीर में जिस भी अंग में रोग हुआ है, उस अंग की प्राण शक्ति निश्चय ही क्षीण हुई है। और दूसरा ये है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो कि प्राण के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, वह शक्ति हमारे अंदर जो है वो कम हुई है, तभी ही कोई रोग जो है हमारे शरीर के भीतर जो है वो आया है। तो अगर हम जो है किसी भी माध्यम से अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है और किसी भी माध्यम से जो है अगर हम इसको ठीक कर पाएँ, तो निश्चित रूप से जो है हमारी जो प्रगति जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी अवश्य होगी। क्योंकि जब हमारा स्थूल शरीर ही ठीक नहीं होगा, तो हम जो है फिर हम हमारा साधना में भी मन लगेगा या हम कोई कार्य भी नहीं कर पाएँगे। तो हमें अपने शरीर को ठीक रखना ही रखना है। अब शरीर को अगर हमें ठीक रखना है, तो एक इसका एक बड़ा ही उत्कृष्ट आदरणीय बाबूजी ने जो है इसके बारे में बताया था कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है। तो तो इसके जो है अलग-अलग उत्तर हो सकते हैं, परंतु इसका जो है एक सर्वश्रेष्ठ जो कि उत्तर जो हमें मिला वो ये कि हमें हमें अपने शरीर को रखना है ईश्वर के कार्य के लिए स्वस्थ। तो ईश्वर ने हमें जो शरीर जो दिया है तो उ उसका जो है हम अगर अपने उपयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, तो वहाँ तक तो ठीक है। पर इसका जो है अगर हम जो है पूरे समाज को इसका लाभ दे पाएँ और ईश्वर का कार्य, गुरु का कार्य हम इस शरीर से ले पाएँ, तो इससे अच्छी उपयोगिता और शरीर की कोई नहीं हो सकती। तो अब हम जो है ये देखते हैं कि जो जो गौमूत्र जो है जो भी पंचगव्य में जो हम जो उपयोग जो करते हैं, तो उसके अंदर जो है ऐसा क्या विशिष्ट गुण है? तो इसके लिए जो है हम एक और विज्ञान को समझते हैं जो कि हमारा है होम्योपैथिक विज्ञान। होम्योपैथी साइंस जो है वो जो है वो हमारी किस प्रकार कार्य करती है? तो होम्योपैथी में जो मुख्य रूप से जो सभी में कॉमन यूज़ होता है, वो है स्प्रिट। स्प्रिट जो है एक तरह का जो है अल्कोहल का माध्यम है। अल्कोहल की ही एक फॉर्म है स्प्रिट। तो पहले के समय में वैज्ञानिकों ने ये पाया कि स्प्रिट में यानी कि अल्कोहल में जब किसी औषधि को डुबो के रखा जाए और काफ़ी समय तक रखा जाता है उसको, तो वह जो स्प्रिट है वो उस औषधि के गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। तो इसलिए हमने देखा कि होम्योपैथी साइंस में जो है जो जो दवा जो है एक दवा कॉमन सी होती है, उसमें जो है कुछ वो ड्रॉप्स जो है वो ड्रॉप करके और उसको जो है भिन्न-भिन्न रोगों में जो है वो से उपयोग करते हैं। तो तो जो है हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है जो अलग-अलग जो दवा जो होती है वो वास्तव में जो है औषधियों को जब स्पिरिट में डुबो कर रखते हैं और जब औषधियों के गुण उसके अंदर आ जाते हैं और उसको जो है वो बूँद-बूँद डाल करके जो है जब उसमें डालते हैं, तो उसका जो औषधीय गुण जो है वो उसके अंदर आ जाता है और जो है वो औषधि जो है हम भिन्न-भिन्न जो रोगों में जो है वो हम उपयोग में लेकर के आते हैं। अब अब हम जो है इधर अब पंचगव्य थेरेपी में जब हम बात करें तो पंचगव्य जो थेरेपी जो है, ये वास्तव में जो है आयुर्वेदिक थेरेपी से भिन्न नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो पंचगव्य चिकित्सा जो पद्धति है, ये वास्तव में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का ही एक विशिष्ट रूप है। तो इसके अंदर जो है
इसके अंदर हम जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ, वनस्पतियाँ का को हम जो है पंचगव्य के साथ मिला करके जब अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो और जो लोगों की चिकित्सा करते हैं, तो यही जो चिकित्सा पद्धति जो है, पंचगव्य चिकित्सा पद्धति बन जाती है। और आज के समय में जो लेटेस्ट जो अभी जो शोध जो चल रहा है, लेटेस्ट जो शोध जो पंचगव्य चिकित्सा में जो अभी चल रहा है, वो है नैनो पंचगव्य थेरेपी। नैनो पंचगव्य थेरेपी क्या है? तो नैनो पंचगव्य थेरेपी को हम आज के समय में होम्योपैथी थेरेपी से भी कंपेयर कर सकते हैं। होम्योपैथी थेरेपी में जैसा कि इसमें जो जो स्प्रिट जो है वो की औषधियों को गुणों को धारण करता है, और जो नैनो पंचगव्य जो थेरेपी जो है, इसका जो है स्प्रिट का काम गोमूत्र करता है। यानी कि हम जब आयुर्वेदिक औषधियों को गोमूत्र के अंदर डुबो के रखते हैं, तो गोमूत्र जो है कुछ समय बाद जो उनके गुणों को अपने भीतर धारण करता है, और फिर उसका जो उपयोग जो है जो नैनो पंचगव्य थेरेपी में हम सभी जो है उसका उपयोग किया करते हैं। और इसमें जो है अब इसमें उसमें जो है क्या बेनिफिट है दोनों में? तो दोनों में अंतर जानने के लिए जो है हम अगर उनको जो है गुणों के माध्यम से जानें, तो ये अंतर जो है और अच्छे से हमें समझ में आता है। तो गुणों के माध्यम से अगर हम ये देखें तो हम ये पाएँगे कि जो अ जो होम्योपैथी थेरेपी जो है हमारी, ये है इसके अंदर जो स्प्रिट जो यूज़ होता है, ये हमारा जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है। और हमारी जो बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, ये फुल्ली बायोटिक है। बायोटिक मतलब प्राकृतिक, और एंटीबायोटिक हो गया हमारा अप्राकृतिक। और इधर जो अगर हम गोमूत्र को अगर हम देखें, तो गोमूत्र भी जो है ये फुल्ली बायोटिक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बायोटिक जब चीज़ है, हम अपने बायोटिक शरीर में डालेंगे, तो वो हमें जो है वो लाभ ही करेगी वो। प्राकृतिक चीज़ जो भी प्रकृति ने हमें दी है, उसको जो हम रॉ फॉर्म में ले रहे हैं या हम सीधा-सीधा ले रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार जब उसकी किसी भी प्राकृतिक गव्य को लिया जाए, तो वो हमें शरीर में नुकसान नहीं पहुँचाता। जबकि प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, वो कुछ समय के लिए शरीर झेल तो जाता है, पर उनका साइड इफ़ेक्ट भी अवश्य होता है। और इधर अब एक बात और कही जाती है होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में, कि होम्योपैथिक चिकित्सा का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फिर जो है नैनो पंचगव्य का क्या बेनिफिट है? तो होम्योपैथिक चिकित्सा का अगर हम देखें कि साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसलिए भी नहीं होता, क्योंकि जो स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा जो औषधियों में जो मिलाई जाती है, उसकी मात्रा काफ़ी कम है। और जो हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी जो है, इतना जो है वो टॉलरेट उसको कर पाती है उसको। परंतु अगर हम जस्ट अपोजिट अगर हम देखें कि जो है यही अगर है नैनो पंचगव्य थेरेपी में अगर हम लें, तो वो तो फुल्ली बायोटिक ही है। तो उसका जो लाभ जो हमें मिलेगा, वह लाभ जो है उससे भी कहीं अधिक मिलेगा। और दूसरा है कि जो है इसमें जो प्राण जो विद्यमान जो है, अगर हम जो है प्राणों को अगर हम 3 भागों में बाँटे, सत, रज, तम, तो यह प्योर जो है ये सात्विक प्राण जो है वह भी हमें इसका लाभ मिलेगा। जबकि जो है उसमें जो है वो जो सात्विक प्राण का लाभ हमें होम्योपैथी चिकित्सा में नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो है नैनो पंचगव्य की जो थेरेपी जो है वो उसका जो उपयोग जो है आने वाले समय में हम कुछ 1-2 सालों में हम देखेंगे कि यह भी जो है काफ़ी विस्तृत रूप से है सभी जगह उपयोग में आएगा। और बाकी इसमें जो भी रिसर्च जो भी हुए हैं, उसके जो है परिणाम जो है बड़े ही अद्भुत और आश्चर्यजनक निकले हैं। तो इसमें जो है अभी जो रिसेंटली जो कोरोना वायरस के भी जो केसेस आए थे, तो उसमें भी हमने जो है कुछ ये देखा कि इसमें जो है जो जो हम सामान्य रूप से जो भी औषधि बनाते थे, उसमें हमने कुछ बदलाव किया। बदलाव ये किया गया कि जो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस जो है, यानी कि गोमूत्र के अंदर औषधि को जो है बॉयल करके, उबाल करके, और उसके जो वाष्प को करके उससे जो है औषधि बनाई जाती थी। तो वह औषधि जो है अलग-अलग रोगों की चिकित्सा में काम आती थी। तो अब हम उसमें हमने क्या किया कि जो औषधि जो बनी, जो हमने ड्रॉप-ड्रॉप करके हमने जो औषधि जो बनाई, उसको जो है फिर से हमने जो है उसका डबल डिस्टिलेशन यूज़ किया। तो डबल डिस्टिलेशन यूज़ करने के बाद हमने ये देखा कि उसकी जो है गुणवत्ता और अधिक बढ़ गई है। तो जब उसका एक बार ट्रिपल डिस्टिलेशन कर दिया,
ट्रिपल डिस्टिलेशन के बाद में फिर लेबोरेटरी के भी कुछ रिजल्ट जो है सामने आए कि उसके अंदर जो है जो गोमूत्र और जो औषधि के साथ में जो मिला उसके अंदर जो उसके जो पार्टिकल जो थे तो वो और नैनो हो गए। नैनो का मतलब सूक्ष्म हो गए। तो हम यह विज्ञान भी जानते हैं कि जो जितना अधिक सूक्ष्म है वो उतना ही अधिक पावरफुल है। तो जैसे कि आज के समय में हम हमें ये सब जानते हैं कि जो जो एटम बम जो है वो कितना शक्तिशाली है। परंतु उसका अगर हम साइज देखें तो साइज उसका जो है बहुत ही छोटा रहेगा और परंतु उसकी जो पावर जो है वो उसकी जो है काफ़ी अधिक होगी। तो इसी प्रकार जो है अब जब हमने ये देखा कि इन नैनो पंचगव्य थेरेपी में जब ट्रिपल डिस्टिलेशन के बाद में जब यह औषधि जब रोग की गई, तो जिस रोग को जिस कोरोना वायरस को ठीक होने में जो है 3 से 7 दिन लग रहे थे, वही चीज़ जो है फिर 1 से 3 दिन में ठीक होने लगा। तो कोई रोगी तो ऐसा आए कि जो पहली डोज़ में ही ठीक हो गए, मतलब पहली डोज़ में उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है इसमें आराम महसूस किया और फिर उन्होंने जब दोबारा चेकअप कराया तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर जो है कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है और इसका फिर एक साइंटिफिक रीजन ये निकल करके आया कि जो जो नैनो पंचगव्य थेरेपी में जो उसके अंदर जो पार्टिकल जो है वो ट्रिपल डिस्टिलेशन के बाद में इतने सूक्ष्म हो गए कि जो है उनका जो साइज जो है वो कोरोना वायरस से भी सूक्ष्म हो गया। तो इसलिए जो है फिर उन्होंने जो है कोरोना वायरस से जो है जो जो भी उन्होंने अंदर जो प्रोसेस चला, तो कोरोना वायरस पर उन्होंने विजय प्राप्त की और इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है वो रोग भी अपने आप को ठीक किया। और इसी प्रकार अगर हम देखते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो वो पंचगव्य थेरेपी में एक और भी एक औषधि जो है जो कि कोरोना वायरस में जो है काफ़ी अधिक यूज़ हुई, वो थी देसी गाय के घी से बनी नासिका औषधि। तो उसका सबसे बड़ा उपयोग जो है वो हमने ये पाया कि कोरोना वायरस की जो सेकंड जो दूसरी जो वेव जो आई थी, तो दूसरी जो लहर के अंदर जो है सबसे अधिक समस्या जो है लोगों को रही थी ऑक्सीजन संबंधित। यानी कि उनको जो है साँस लेने में जो समस्या जो थी वो काफ़ी अधिक थी। तो साँस लेने की समस्या का जो एक जो बेहतरीन जो उपाय था वो हमें नासिका औषधि से मिला, जो कि देसी गाय के घी में और जो है अन्य द्रव्यों को बारी-बारी से मिला करके बनाई जाती है। नासिका औषधि को जो है जब जैसे कि जो है पेशेंट के नाक में डाला जाता है और नाक में डाल करके जैसे वैसे हमने घुमा लिया, नाक में डाल करके घुमाया तो ये देखा कि जिसको साँस लेने में जो परेशानी जो है, वो परेशानी जो है वो उसी समय ही ठीक हो गई। मतलब उसको जो है उसको आप ये मानिए कि आधे से 1 मिनट अंदर ही जो है जिसको साँस नहीं आ रहा था, उसको जो है साँस आराम से आने लगा। फिर उसका जो है हाँ, जब उसको एक सहजता फ़ील हुई तो फिर उ उन उन उनको उनको ये लगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिल रही, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भी मिल रहा, तो भी जो है इसके माध्यम से जो है हमें आराम तो आ गया। यानी कि पहली स्टेज में तो जो है हमें आराम मिल गया हमें। अब जो है उसकी चिकित्सा जो है उसके अन्य माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से या पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से की जा सकती है। अ, अभी मैं आपके लिए जो है एक स्लाइड जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। अ, इसमें एक जी, अभी अभी भैया 2 मिनट का समय लगेगा। मैं भी आपको स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ मैं भी। जी, तो पंचगव्य थेरेपी को समझने के लिए हम थोड़ा-सा जो है शरीर विज्ञान जो है, वो उसके बारे में जानना जो है वो ज़रूरी है। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 12 जो अंग हैं, वो मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। तो अगर हम जो है और मुख्य जो रोग जो है वो इन्हीं अंगों में ही जो है होते हैं। तो अगर हम जो है किसी भी तरह जो है अगर इनकी चिकित्सा कर पाएँ तो हम जो है अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत करें, तो ब्रह्म मुहूर्त से हम देखते हैं कि प्रातः 3 से 5 बजे तक 3 से 5 बजे तक जो है वो कार्य करने का जो समय है जो वो हमारे फेफड़ा होता है हमारा। तो और सुबह के समय में जो प्राण वायु भी अपने शुद्धतम रूप में विद्यमान होती है। तो इसलिए सुबह के समय में अगर हम जो है प्राणायाम करें तो हमारे जो है फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे। और इधर से जो है अगर हम जो है अ, इ इ इन इनको संतुलित करने के लिए फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है
मक्खन, गोमूत्र और गोबर, ये जो है ये इसमें जो अधिक लाभ करता है। और हम अपने शरीर की तासीर का अर्थ है कि वात की, पित्त, कफ की प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अलग-अलग स्थिति होती है। तो अपनी स्थिति के अनुसार जो है हमें जो है क्या लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वो हमें जो है चुनाव करना पड़ता है। तो अब हम जो है उसके बाद जो है हम आते हैं 5 से 7 बजे का समय है। 5 से 7 बजे का जो समय जो है ये बड़ी आँत के कार्य करने का समय होता है। वैसे तो शरीर के सभी अंग प्रत्येक समय में एक्टिव रहते हैं, पर मुख्य रूप से जो समय जो है, ये जो है बड़ी आँत के कार्य करने का जो अधिक सक्रिय समय है। तो इ इ इसलिए जो है मल त्याग जो होता है हमारा, वो जो है सुबह के समय में जो है वो अगर जो सुबह जल्दी उठते हैं, तो इस समय में जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। और इस समय जो है, जो वात अधिक सक्रिय होता है, और जो वात में अगर हम देखें कि तो वायु जो है, तो अपान वायु जो है वो अधिक सक्रिय होती है, तो जो कि जो है मल त्याग करने में हमारी मदद करती है। और इसको संतुलित करने के लिए जो मक्खन और जो गोबर और जो छाछ है, इनका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ पर जो है गोबर शब्द का जो उपयोग होता है, तो गोबर को जो है हमें डायरेक्ट जो है इन्हेल नहीं करना होता। तो इसकी जो है गोमय की भस्म बना करके हम जो है इसको जल में मिला करके अगर हम लेंगे, तो इसमें इससे जो है उसके जो पूरे लाभ जो वो हमें मिल जाएँगे। तो जो गोमय भस्म में जो ऑक्सीजन की मात्रा 46% होती है। तो जब यह ऑक्सीजन जो है पानी में मिलती है, तो उसके जो गुण जो हैं वो 10 से 15 मिनट के अंदर पानी में आ जाते हैं। और ऐसे पानी को जो है अगले आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर अगर हम पी लें, तो जिनको ऑक्सीजन की समस्या है या जिनको लंग संबंधित कोई भी समस्या है, तो ऐसे में जो है गोमय जल जो है उसके शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। तो तो जो है इस प्रकार जो है हम जो है उस तरह के रोगों को भी हम अपने शरीर से दूर कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। अब इसके बाद जो है, अब हमारा समय आता है 7 से 9 बजे का आमाशय का। आमाशय के अंदर जो है आमाशय जो कि हमारा जिसको हम जो है अपना पेट भी कहते हैं, तो इसके अंदर जो है जो भोजन को करने के बाद में यह हमारा आमाशय में ही सबसे पहले जाता है, और वहीं पर ही इसका जो है डाइजेशन शुरू होता है। और इसका जो है आमाशय जो है वास्तव में जो है ये सूर्य से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के साथ में ही जो है हमारे अंदर आमाशय के अंदर जठराग्नि प्रज्वलित होती है। जठराग्नि जब हमारे आमाशय में प्रज्वलित होती है, तो उस समय हमें भूख भी लगती है हमें। तो भूख की समस्या अक्सर उन लोगों को रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि या तो उनकी जठराग्नि मंद है, या फिर वो लोग जो है रात्रि को देर से भोजन करते हैं और अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। तो इसके कारण से जो है उनके में पहले से ही वो भोजन रखा हुआ है, तो इसलिए जो है उनको भूख नहीं लगती उनको। तो अगर हम जो है रात्रि में जल्दी भोजन करें, और सबसे आइडियल समय तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें, तो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो ये जो है ये सबसे जो है उपयुक्त समय है। तो पहले के समय में भी जो गाँव में भी जो लोग जल्दी सो जाते थे, वो भोजन पहले ही कर लिया करते थे वो। तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं होती थी। आज के समय में मॉडर्न लाइफ़स्टाइल जैसे-जैसे हमने जो है दिनचर्या को अपने बदलाव किया, ऋतुचर्या के अनुसार हमने अपना भोजन का चुनाव सही नहीं किया, तो ही हमारे शरीर में जो समस्याएँ अधिक बढ़ रही हैं। तो तो इसके बाद जो है अब अमाशय के बाद अब हमारा जो है 9 से 11 बजे का जो समय है, ये प्लीहा अग्नाशय है। तो ये समय इसका है। तो यानी कि जो भोजन जो हमने जो ग्रहण किया, अब उसको जो है पचाने का जो जो कार्य है, और उसके लिए जो पाचक रस जो बनाता है, वो हमारा जो अग्नाशय है वो बनाता है। तो इसमें जो है जिनको डायबिटीज़ की समस्या रहती है, उनके में ये होता है कि जो भी वो मीठा जो ले रहे हैं, या या जो भी हम जिस फ़ॉर्म में ले रहे हैं, तो वो शुगर को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। यानी कि जो रस जो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए जो अग्नाशय को बनाना है, वो बना नहीं पाता, और इसके कारण से जो है वो जो शुगर जो है हमारे जो है पेट के बाद में हमारे ब्लड में भी आ जाती है। तो फिर जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो हमें लगता है कि ब्लड शुगर जो हमारे ब्लड में आ गई है।
और वो अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो जो है शुगर का लेवल भी बढ़ता है और हमारा जो ब्लड भी अधिक एसिडिक हो जाता है। तो फिर जो है ऐसी परिस्थिति में उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे रोगियों को जो है उनका जो कोई भी घाव हो जाए उनको, तो घाव भी जल्दी नहीं भर पाता, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो अधिक एसिडिक हो गया है और इ इसके कारण से जो है डायबिटिक जो रोगी जो है उनको सबसे पहले जो है अपने भोजन में क्या खाना है वो महत्वपूर्ण है। तो उसमें अपने बदलाव जो है वो करना चाहिए। अब इसके बाद में जो है दोपहर के समय में जैसे 11 से 1 बजे का जो समय है, ये जो है हृदय के लिए जो है उसका जो एक्टिवनेस जो है वो सबसे अधिक रहता है। तो उस समय जो है हम जो है इसकी हृदय की स्वस्थता के लिए हम जो है छाछ और घृत है ये इसका सेवन कर सकते हैं। अब हमें छाछ का अधिक सेवन करना है या घृत का अधिक सेवन करना है, तो ये जो है आपके शरीर पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर की जो तासीर है वो क्या है। तो वैसे जो कॉमन रूप से जो हम ले सकते हैं वो छाछ जो है वो 99% केसेस में सभी के लिए उपयुक्त होती है। तो इसलिए जो है दोपहर में अगर हम जैसे छाछ लेते हैं, तो ये हमारे लिए जो है अधिक लाभकारी होती है और जो भोजन को भी जो पचाने में भी मदद करती है। और इ इस समय अगर जैसे कि कुछ लोगों को जैसे नींद आती है, तो अगर अगर कुछ समय अगर 15-20 मिनट की भी अगर नींद ले ली जाए, तो उसके बाद में जो शरीर की जो एफिशिएंसी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर बाकी के समय में जो आलस जो आता है, तो वो आलस जो है वो नहीं आएगा हमें। तो ये नियम जो है हमने देखा था कि जैसे कि जर्मनी में भी वहाँ के जो वर्कर जो थे, तो उनको जो है भोजन के बाद में जो है कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाता था। वो उसका कारण यही था कि जो है अगर हम अपने शरीर को उस समय विश्राम देते हैं, जिस समय उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या उस समय उसकी ज़रूरत है, तो उससे उसी शरीर से फिर हम जो है बिना थके और लंबे समय तक अधिक अच्छा एफिशिएंसी के साथ में काम ले सकते हैं। इसके बाद में जो है अ, दोपहर का 1 से 3 बजे का जो समय जो है वो छोटी आँत का होता है। तो उ उसके लिए जो है जो छाछ और गौमूत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर जो है अब जो शाम के समय में 3 से 5 बजे का समय जो है वो मूत्र थैली के लिए है, यानी कि जो हमारी जो मूत्र थैली है वो उस समय में अधिक एक्टिव रहती है। तो तो उस समय जो है जो वात की सक्रियता जो है वो अधिक रहती है। अब इसके बाद में जो हमारे जो गुर्दे हैं, गुर्दे यानी कि जो हमारी किडनी है हमारी, तो किडनी का जो है कार्य करने का समय जो है वो 5 से 7 बजे तक का है। तो इ इ इस समय जो है इस समय जो है वात और कफ का समय होता है ये। और इस समय अगर हम जो है गोमूत्र अगर हम लें, तो इस समय अगर हम गोमूत्र लेते हैं, तो इसमें जो है किडनी की जो सफाई जो होती है, जो क्लीनिंग होती है, जो भी इसमें जो है जो भी इसमें जो भी टॉक्सिन्स जो जमा हो गए हैं, इनकी सफाई में जो है काफ़ी मदद मिलती है। अब इसके बाद में जो है अब सूर्यास्त जब होने का समय होता है, तो अब जो है कुछ लोगों को जो है कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले अगर हमने भोजन कर लिया, तो सूर्यास्त के बाद में उन्हें भूख लग जाती है सोने से पहले, तो उस समय क्या किया जाए? तो उसके लिए जो है सबसे अच्छा लेने के लिए जो है वो है दूध। तो देसी गाय का जो दूध है वो सूर्यास्त के बाद में लेने का जो है सबसे अच्छा जो है वो हम कहेंगे कि जो विकल्प है। क्योंकि हमारे शरीर को जो है हमारे शरीर में दूध को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम जो होते हैं, वो सूर्यास्त के बाद ही हमारे शरीर के अंदर जो है अधिक तेज़ी से बनते हैं। और जो है दोपहर के समय में जो होता है, वो जो है हमारे शरीर के अंदर छाछ को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो हैं वो अधिक तेज़ी से बनते हैं। और अगर सुबह का समय जो होता है वो फल और फलों का रस लेने का होता है। तो उस समय जो है सुबह के समय में जो है अगर हमें फल या फलों का रस लेंगे, तो वो अधिक लाभ करेगा, क्योंकि उस समय जो है हमारे शरीर में जो फलों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है वो अधिक मात्रा में और तेज़ी से बनते हैं। तो अब हम जब रात्रि में जब हम देखते हैं, तो अब जैसे कि हृदय आवरण का जो समय जो है रात्रि के 7 से 9 बजे तक का है। 7 से 9 बजे तक का है। और इसी समय में अगर हम देखें कि 9 से 11 बजे का जो समय है वो त्रिऊष्मक। त्रिऊष्मक यानी कि त्रिऊष्मक जो है ये वास्तव में कोई अंग नहीं है। ये है परंतु जो है शरीर के जो अंदर जो टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है, उसकी जो व्यवस्था जो बनाई गई है, उसी को ही त्रिऊष्मक नाम दिया जाता है। तो अगर हम जो है इस समय अगर हमने हल्का भोजन किया होगा, तो जो जो 7 से 9 बजे वाला जो है
शरीर के अंदर जो भी कार्य जो हो रहा है और जो 9 से 11 बजे वाला जो है ताप नियंत्रण जो कार्य है, ये जो है पूरी एफिशिएंसी के साथ में हो पाएगा। और अदरवाइज़ अगर हैवी खाना खाएँगे तो इनमें जो अवरोध उत्पन्न होगा और इनमें अवरोध उत्पन्न होता है तो फिर जो है उसी के कारण से जो है फिर हमारा भोजन भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और भोजन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में 2 ही क्रियाएँ होती हैं। या तो हमारा भोजन जो है डाइजेस्ट होगा या तो पचेगा या वो सड़ेगा। तो अगर वो पचेगा तो उसके अंदर जो है हमें जो है जो भिन्न-भिन्न लाभ जो है वो हमें मिलेंगे उसके अंदर। और अगर वो सड़ता है तो फिर जो है उससे जो जो वायु जो उत्पन्न होगी वो वायु जो है आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि वो 108 तरह के रोगों को उत्पन्न करती है। तो एक छोटी-सी गलती के कारण जो है हम जो है इतना मतलब हम जो है अपने शरीर में जो रोगों को जो बुलाते हैं वो हम वास्तव में जो हमारे खान-पान का जो उसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल जो होता है। तो अगर हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने शरीर को जो है स्वस्थ बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है रात्रि जो है 11 से 1 बजे का और 1 से 3 बजे का जो समय है, ये है पित्ताशय का और यकृत का। इस समय तो प्रत्येक व्यक्ति को सो ही जाना चाहिए। मतलब कुछ भी किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में तो हम नहीं कह सकते परंतु जो है हमें अपना जो है दिनचर्या इस प्रकार की बनानी चाहिए कि रात्रि को जो है 11 से 3 बजे तक का जो समय जो है ये जो है ये पूर्ण रूप से विश्राम का ही होता है और विश्राम की अवस्था में ही जो हमारा जो पित्ताशय है और जो हमारा जो लीवर है, यकृत है, ये जो है अपनी पूर्ण एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं। तो ऐसा पाया गया कि जो लोग जो है ज़्यादा लेट तक काम करते हैं, उनको जो है लीवर की संबंधी समस्याएँ अधिक होती हैं। अभी एक कैंसर पेशेंट हमें मिले जो कि जिनको जो है लीवर की समस्या जो थी, उनको लीवर में कैंसर हुआ, जबकि उनको उन्हें कोई बुरी आदत नहीं है और वो खान-पान भी अपना अच्छा रखते हैं। तो बाद में उनका ये पाया गया कि उनका जो रात्रि के समय में जो शयन जो था, वो अधिक लेट तक होता था। इसके कारण से जो है उनका जो है यकृत जब अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो उन्हें फिर उसी धीरे-धीरे ही हम रोगों को हम बुलाते हैं और धीरे-धीरे ही वो इतना विकट रूप ले लेते हैं कि वो कैंसर तक का जो है उसके अंदर वो हमारे शरीर में फैल जाता है। तो अब इसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो औषधियाँ जो थी उसके विषय में हमने चर्चा की थी और अ, जी, तो इसमें जो है हम ये देखेंगे कि जो दैनिक जीवन में हम जो है पंचगव्य में हम क्या-क्या उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये सब आपने जो है पहले भी देखा था कि जो अलग-अलग तरह के जो गौमूत्र जो होते हैं, वो हमारे शरीर में जो है अलग-अलग चिकित्सा में कार्य करते हैं। तो इसमें जो है कुछ जो पंचगव्य जो है, जो दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाला है, वो कुछ चीज़ जो है छूट गई थी। तो हम जो है उसके विषय में आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जी भैया ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जी भैया, ये आकस्मिक दुर्घटना में पंचगव्य ये दिखाई दे जी, रही है अभी। जी, ठीक है। जी भैया, तो एक जो है हम जो है अगर हम एक पंचगव्य की किट अगर हम अपने घर में रखते हैं, तो उनमें जो है विशेष रूप से जो है ये औषधियाँ अगर हम रखें, तो उसमें जो है जब कोई भी आकस्मिक दुर्घटना जब हो जाती है, तो उसमें जो है इनका जो है उपयोग जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि अगर जो है अगर कोई चोट लगने से जो ब्लड का फ्लो अचानक से होता है, तो उसमें जो है नीम और गेंदा से युक्त जो गोमूत्र अर्क है, वो लगाते हैं। तो उ उससे जो है उसमें जो गेंदा जो एक जो गेंदा का फूल जो होता है, तो इसमें ये पाया गया कि ये जो है इसको जो गोमूत्र के साथ में मिला कर के मलहम के रूप में और स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये डायबिटीज़ जैसे रोगों में भी जिसमें घाव शीघ्रता से नहीं बढ़ता, उसमें भी जो है यह बहुत अच्छा कार्य करता है। तो हम जो है इसका उपयोग जो है जो हमारा जो ब्लड जो बह रहा है उसको हम रोकने के लिए किया जा सकता है। और अगर जो है अगर व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है तो उसकी आँखों में जो है नेत्र औषधि जो कि गोमूत्र से बनी जो औषधि जो है जो आँखों में डालने के लिए वो डाली जा सकती है। और इसके अलावा जो है
अगर जो है मांसपेशियों में कोई अंदर की चोट लगी है तो उसमें जो है गोघृत में हल्दी मिला करके वो उस स्थान पर लगाई जा सकती है। और जो है दूध में, जैसे देसी गाय का जो दूध है उसके अंदर अगर हम हल्दी मिला करके देंगे तो वो इंटरनल हीलिंग भी करेगी, और जो बाहर से जो है एक्सटर्नल हीलिंग के लिए जो है, जो देसी गाय का जो घी है और उस हल्दी है वो मिला के लगाएँगे तो वो काफ़ी अच्छा कार्य करेगी। और इसके बाद जो है अगर हमारे हमारे में कहीं अगर जल गया है तो उ उ उ उस स्थान पर जो है छाछ या फिर जो है दूध, दही और मक्खन, इनमें से किसी का भी लेप जो है वो ल लगाया जा सकता है। या अगर छाछ है तो उस हिस्से को जो है थोड़े समय तक उसमें डुबो के रखा जाए, तो भी उसका अधिक लाभ मिलता है। अगर डुबो करके ना रख पाएँ अंग को, सिर्फ़ लगाने के लिए है, तो जो है दही और जो है वो और मक्खन अगर मिल जाए तो मक्खन सबसे अधिक जो है उपयोगी रहेगा इस परिस्थिति में। अगर जो है हड्डी अगर टूट गई है तो उसके लिए तो हमें पहले प्राथमिक चिकित्सा जो है वो देनी चाहिए हमें, वो देनी होगी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक में जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। तो उस समय जो है हमें जो है गाय के जो घी है उसका मसाज जो है वो हमें हृदय पे वो करना चाहिए। और जैसे अनुलोम-विलोम की जो क्रिया है वो साथ-साथ जो है वो करानी चाहिए। और जो भस्म जल है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, तो भस्म जल का जो सेवन है वो करना चाहिए। और इसी प्रकार जो है हम हृदयाघात में जो है प्राथमिक चिकित्सा करके और उसे जो है फिर तुरंत जो है हमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और प्रसव में क्या करना चाहिए? जैसे कि सामान्य अवस्था में हर कोई ये चाहता है कि जब प्रसव का समय जब आता है तो माताओं-बहनों को जब अधिक पीड़ा होती है, तो उस समय हर कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो नॉर्मल डिलीवरी जो है हो, तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा है गोमय रस। गोबर का जो शुद्ध गोबर, देसी गाय का जो ताज़ा गोबर जो है उसका अगर जो रस है, अगर हम जो है वो 20 मिलीलीटर जो है वो अगर हम जो है निकाल करके और वो अगर पिलाया जाए, तो तो जो आप यकीन मानिए कि 99% चांस है कि जो डिलीवरी जो है वो सामान्य ही होगी। तो उसमें जो है फिर ऑपरेशनल जो डिलीवरी जो उसका खर्चा भी बचेगा, और उसके कारण जो है जो हमारे शरीर में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो ऑपरेशन के बाद में जो और भी बाद में भी कुछ समस्या आ जाती है, तो उनसे भी जो है बचा जा सकता है। तो इसको जो है जो देसी गाय का जो गोबर जो होता है, उसकी जो सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जो अगर गाय हमारी स्वस्थ है, तो उसमें जो है गोबर में स्मेल बिल्कुल नहीं होती। अगर आप जो है देसी गाय गोबर हाथ में लेकर के सूंघ करके देखते हैं, तो उसके अंदर जो है स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती उसके अंदर। और अगर जो है देसी गाय के गोबर से गोमय रस निकालने में परेशानी हो, तो उसमें थोड़ा-सा गौमूत्र मिलाया जा सकता है। गौमूत्र मिला करके फिर गोबर का रस आराम से निकाला जा सकता है। और यह हम जो है प्रसव के समय में दिया जा सकता है। और प्रसव के बाद में भी जो है उसमें करने के लिए फिर ताज़ा पंचगव्य, जिसमें जो है समभाग वाला, यानी कि जो इसमें जो पाँचों गव्यों को मिला करके और फिर अंत में जो है इसमें शहद मिलाएँ, और जो है यह जो पंचगव्य जो है वो माता और शिशु दोनों को दिया जा सकता है। जबकि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि शिशु को देने के लिए जो है सबसे उत्तम जो है माँ का दूध है। माँ के दूध के बाद जो सर्वश्रेष्ठ है वो पंचगव्य ही है। पंचगव्य भी जो है वह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे को लगातार 14 दिन तक पंचगव्य का सेवन कराया जाए, तो उसे किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती। और यह जो प्रैक्टिकल जो है हमने अपने घर में भी किया, और ये देखा कि वास्तव में जो है वैक्सीनेशन का भी अगर हम ये कहते हैं कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो जब इम्यूनिटी बढ़ाने का अल्टरनेट जो, यानी कि जो उसका जो वैकल्पिक जो माध्यम हमारे सामने है, तो हम जो है एंटीबायोटिक वाले ऑप्शन पे क्यों जाएँ? हम पूरी तरह से बायोटिक शरीर है, तो बायोटिक जो औषधि है वही क्यों ना लें हम? यानी कि जो पूरी तरह से जो प्राकृतिक जो है वही सेवन क्यों ना किया जाए? तो ये हमने देखा कि जो है ये जो है 14 दिन तक अगर हम देते हैं तो उसकी जो है ब बच्चों की जो इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद जो है अब हमारा आता है हाँ, ये जो औषधि जो है जैसे कि जो गोमूत्र नेत्र औषधि, कर्ण औषधि और नासिका औषधि। तो इसमें जो है मैं मुख्य रूप से नासिका औषधि के विषय में चर्चा करूँगा, क्योंकि
इसका जो उपयोग जो है ये कम से कम 10 से प 15 रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे एक तो हमने जो है इसका उपयोग अभी हमने जाना कि जो है जिनको जो है साँस लेने में परेशानी थी, कोरोना पेशेंट को, तो उसमें जो है इसी नासिका औषधि का हमने उपयोग किया। तो ये जो है काफ़ी अधिक जो है उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके अलावा जो है जिनको माइग्रेन पेन होता है, जिनको जो है मस्तिष्क संबंधी कोई भी समस्या है, जिसको एलर्जी की समस्या है, तो एलर्जी की समस्या में जो है जिनको जुकाम हो गया तो वो बहता ही रहता है, वो ठीक नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में भी जो है नासिक औषधि का जो उपयोग जो है वो किया जा सकता है। और जिनके आधे सिर में दर्द होता है उस अवस्था में भी जो है नासिक औषधि का जो उपयोग है वो हो सकता है। और जिनको पैरालिसिस की समस्या है, पैरालिसिस के केस में हमने देखा कि जो है कोई भी जो औषधि जो एलोपैथी औषधि तो कोई भी काम करती ही नहीं। और इसमें जो है पंचगव्य औषधि में पर इसके जो है काफ़ी अच्छे परिणाम जो है निकल कर के आए। और और जो पेशेंट की स्थिति में सुधार हुआ, तो कुछ-कुछ पेशेंट की स्थिति में सुधार तो जो है 3 महीने में 3 से 6 महीने में हुआ और किसी-किसी में लंबा समय भी लगता है, कि किसी-किसी में जो है साल भर भी लग जाता है। परंतु ये है कि इसका जो जो लाभ जो है वो जो है इस कारण भी हमें मिलता है कि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर जो नैनो पार्टिकल जो इसके जो है वो सूक्ष्म जो है, जो और हमारी जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जो कि हमारे मस्तिष्क के भीतर तक जा रही हैं, तो वहाँ तक जो है किसी भी दवा की पहुँच है ही नहीं। तो अगर हम जो है पर हम ये पाते हैं कि जो 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 देसी गाय से बना जो गोघृत है, ये जो है ये उस हिस्से में भी पहुँच करके अपना कार्य करता है, जहाँ पर अन्य औषधियाँ नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए जो है इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका जो अगर वो हम जो स्थूल इफ़ेक्ट भी माने या सूक्ष्म जो इफ़ेक्ट है वो भी माने, तो इसके इसके हिसाब से भी हम जान सकते हैं कि इसकी जो उपयोगिता जो है वो अन्य रोगों में भी हो सकती है। और इसका इसका देखिए और भी इसका जो उपयोग है जैसे कि अगर किसी के कान का पर्दा फटा है, तो कान का क्योंकि हमारा जो है हमारा जो ईयर, नोज़ और आइज़ जो है, वो सब आपस में जो है लिंक हैं। तो अगर किसी का जो है कान का पर्दा अगर फटा है, तो अगर वो अपने नाक में अगर ये नासिक औषधि डालता है, तो उसके कान का पर्दा जो है कुछ ही समय में सामान्य हो जाता है। और इसके अलावा जो है जिनकी जिनकी आँखों से पानी अधिक आता है या जिनकी आँखों में ड्राइनेस अधिक रहती है, तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए भी नासिक औषधि का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। और जिसको जो है कि किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या ब ब बवासीर की समस्या रहती है, तो इसके जो उपयोग जो है वो मल द्वार जो है वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करेंगे, तो जो है एक तो हमारी जो जलन है वो कम हो जाएगी और जो है और इससे जो है मल भी जो है आराम से बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा जिनके जो है होंठ फटने की समस्या जो होती है, तो होंठ फटने में इनको होंठों पर तो लगाना ही है और साथ में जो नाभि पर जो है अगर हम नासिक औषधि की 1 से 2 बूंद अगर हम डालें और उसका मसाज करें, तो जो है इससे भी जो हमें काफ़ी लाभ मिलता है। और एक सामान्य सी बात एक ये आती है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है, अगर जो स्वस्थ व्यक्ति भी जो है अगर वो ये नासिक औषधि का 3 महीने तक लगातार लगातार मतलब कि बिना एक भी दिन जो है छोड़े हुए रात्रि के समय में सोने से पहले इसका सेवन करता है, तो उसको जो है उसको एक जो है अलग तरह की जो ऊर्जा का अनुभव होता है और उसकी जो मस्तिष्क से संबंधित जो कुविचार हैं और कोई अगर बीमारियाँ हैं, तो वो सब दूर हो जाती हैं इससे। तो इसलिए जो है इसकी उपयोगिता इतना अधिक है इसकी। अब इसके अलावा जैसे कि और भी इसके अलावा जैसे और भी जो वो पंचगव्य उत्पाद हैं, जैसे पंचगव्य साबुन है, पंचगव्य स्नान चूर्ण है और सौंदर्य के लिए भी इसमें जो है अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं। अ, बाहरी उपयोग के लिए जैसे गोमेल लेप यानी कि जो गोबर का जो लेप है, तो गोबर का लेप हम सीधा भी कर सकते हैं या गौमूत्र में मिला कर के भी जो है वो किया जा सकता है। जो जिनको जो स्किन डिजीज़ होती हैं, तो उसका जो गोमय स्नान जो है, गोमय स्नान में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो जिनको भी स्किन डिजीज़ होती हैं, तो उनको जो है एक तो जो झाग वाला कोई भी साबुन जो है अपने शरीर पर नहीं उपयोग करना, उसके करने से वो समस्या बढ़ती है। और इधर अगर अगर हम जो है वो छोड़ते हैं, तो आधी समस्या का समाधान तो वो हमें मिल जाता है। बाकी की आधी समस्या जो है वो गोमय लेप से और जो है गोमूत्र स्नान से उनसे भी जो है वो दूर की जा सकती है। अब इसके अलावा जो है मलहम जो है जैसे पंचगव्य मलहम है, झंडू कोशिका मलहम है और गव्य मलहम है, इनका भी उपयोग जो है अलग-अलग प्रकार के रोगों में और जो है घावों को शीघ्रता से भरने में किया जा सकता है।
और इसके अलावा जो है अब जो स्प्रे, जैसे कि जो हमने अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये उसी का ही एक उदाहरण है कि जो झंडू स्प्रे जो है, यानी कि झंडू का मतलब हो गया कि जो गेंदा स्प्रे जो है, तो जो गेंदे के फूल और गौमूत्र को मिला करके बनाया गया है, और इसी प्रकार नीम स्प्रे भी है हमारा। अब जो है पंचगव्य औषधि चूर्ण के रूप में भी हम जो है त्रिफला को यूज कर सकते हैं। जो त्रिफला जो है, यानी कि आंवला, बहेड़ा और हरड़, इन तीनों को जो है इन तीनों को गौमूत्र में भिगो के रखते हैं, और जब जो है गौमूत्र में भिगोने के बाद में इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो उन्हें सुखा करके और फिर इनका चूर्ण बना करके उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा बना त्रिफला चूर्ण जो है, जो सामान्य त्रिफला चूर्ण से कहीं अधिक लाभकारी होता है। और इसके अलावा जो है पित्त शामक चूर्ण है, और भी जो है इस प्रकार जो है और भी जो है कई ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। जैसे सप्तरंगी चूर्ण है, जो कि डायबिटीज के रोगी को जो है वो दिया जा सकता है। और शतावरी चूर्ण है, इसका भी जो है उपयोग जो है कमजोरी में, मस्तिष्क संबंधी रोगों की समस्या को समाधान करने में किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये आसव है, ये जो है विशेष रूप से जो है जिनको जिनको फेफड़े संबंधित रोग हैं, तो उस परिस्थिति में जो है इन आसव का जो है यूज वो किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है इसमें जो है जो हमें ऑक्सीजन की जो समस्या जो जिन जिन भी रोगों को, बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी होती है, तो इसमें जो है फेफड़े को जो रिकवरी करने के लिए जो है यह औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। और इसके अलावा अब जो दूसरे नंबर पर है हमारा गोमूत्र बाल पाल रस। तो बाल पाल रस जो है, जिस बच्चे ने अगर जो है पंचगव्य का सेवन किया और जो है नियमित रूप से फिर बाल पाल रस का भी सेवन कर रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो काफी स्ट्रोंग होती है। तो ऐसा हमने पाया कि हमारे घर में भी जैसे बच्चे हैं, तो जैसे भाई के बच्चे जो हैं, तो उन्होंने जो है इस जब बाल पाल रस को लिया, तो उसके बाद में जो है पहले जो फ्रीक्वेंसी रहती थी कि हर 1 हफ्ते से 1 महीने में एक बार डॉक्टर के पास करना ही पड़ता था विजिट। कभी सर्दी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी कुछ ना कुछ समस्या रहती थी। परंतु इसके लेने के बाद में जो है कभी भी फिर डॉक्टर के पास जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कभी उसके बाद में। तो लगभग 5-6 साल हो गए हैं इसको, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी उनको कभी डॉक्टर के पास ले जाने की। तो ये सब चीजें जो हैं, जिनके पास जो है गाय हैं, या जिनके आस-पास गाय हैं, तो वो भी जो है ये औषधि बना सकते हैं, और अपने जीवन में इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। नारी संजीवनी जो है, ये भी एक औषधि है, जो कि जो है माताओं बहनों के लिए, जो 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 उनके गर्भाशय संबंधित, या फिर जो है उनकी जो मासिक धर्म की गड़बड़ी में जो भी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसमें जो है इस औषधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है तक्रारिष्ट जो आता है, यह भी जो है डाइजेशन में जो है, जिसके जिससे गैस अधिक बनती है, या तो उनके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे और भी जो उपयोग हैं, जैसे गोमय भस्म हो गया, या मंजन हो गया, मंजन का उपयोग भी जो है हम कर सकते हैं। तो इससे जो है शैम्पू और तेल वगैरह भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो है उपयोग जो है काफ़ी अधिक जो है, हम अपने जीवन में जितना अधिक इसका उपयोग करेंगे, उतना ही जो है हम रोगों से दूर रहेंगे, और अपनी जो प्राण शक्ति जो है वो भी बनी रहेगी। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं आदरणीय भूपेंद्र भैया से निवेदन करता हूँ कि वो अपना जो है गव्य कल्प का जो अनुभव है, थोड़ा वो अपना शेयर करें। क्योंकि जो गव्य कल्प जो है, उसको गुरुदेव ने आत्मकल्प भी कहा है। और गव्य कल्प का जो है किस प्रकार जो है पंचकोशों में पंचकोश की साधना में उन्होंने मदद लिया। तो थोड़ा वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी भैया, प्रणाम। हरिओम। जी भैया, इसको आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं।
हरिओम, आवाज आ रही है? जी, जी भैया आ रही है आवाज़। जी। गुरु जी को चरण वंदना और सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। ऐसे तो नितिन भैया ने पंचगव्य के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी हम सभी को दे दी है। जो पंचगव्य के विषय में जो मेरा थोड़ा-सा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने गव्यकल्प किया था 90 दिन का, उसके विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा कि गव्यकल्प से का मैंने 90 दिन तक सेवन किया था गाय के पाँचों गव्यों का, जिसमें दूध, दही, छाछ, घी, गोमूत्र का अधिकतम सेवन किया और गोमेय को मैंने भस्म के रूप में जल के साथ लिया था। तो इन 100 दिनों में 90 दिनों में तो मैंने देखा कि शरीर की काफ़ी जो बीमारियाँ थी वो कम हुई। शरीर के अंदर से जो काफ़ी संस्कार जो दबे पड़े थे वो भी उजागर हुए, मतलब जो दब चुके थे जो कि वो सामने आए और उनको ठीक करने में मुझे काफ़ी मदद मिली। काफ़ी ऐसे विचार थे जो दबे पड़े रहते थे, उन्हें मैं बाहर निकाल नहीं पाता था। तो इस गव्यकल्प के बाद वो विचार भी सामने आने स्टार्ट हुए और उस पे मैंने फिर आगे अभी कार्य भी कर रहा हूँ। तो गव्यकल्प हमारा तो बहुत छोटा-सा है। परम पूजनीय गुरुदेव ने तो 24 साल तक गोमाता की छाछ और गोमाता द्वारा संस्कारित जौ का सेवन किया था। तो उनसे बड़ा उतना बड़ा जो कल्प उन्होंने 24 साल तक किया, उतना तो हम कर नहीं पाए। पर उन्होंने अपने जीवन में ये हमें ज़रूर बताया कि गोमाता का कितना और गौवियों का कितना हमारे जीवन में उसका उपयोग है और हमारी साधना में कैसे वो हमें मदद कर सकता है, वो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में कि 24 साल में उसका सेवन करके हमें दिखाया। तो उन्होंने बताया नहीं पर उन्होंने दिखाया है। तो हमें इस बात तो गाय के गव्यों की जो महत्ता है, वो हम तो बहुत कम जानते हैं, पर परम पूजनीय गुरुदेव ने तो इसे अपने पूरे जीवन में 24 साल तक इसे लेके दिखाया और उन्होंने बताने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि गाय के गव्य कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारी साधना में है। और जो पंचगव्य का जो विषय है, हमारे दैनिक जीवन में रहा है, वैदिक काल से ही गाय की संस्कृति हमारे जीवन में रही है। तो आज एक विषय बन के आया है, जबकि पुराने समय में ये कोई बड़ा विषय नहीं था, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या की दैनिक उपयोग की वस्तुएँ थी। हमारा जो अन्न था, वो गो माता के गोबर से ही संस्कारित रहता था। उसी से संस्कारित अन्न हम खाते थे। गोदुग्ध हर घर में था, गोपालन हर घर में था। तो आज एक विषय बन के आया है, क्योंकि आज गाय की कमी हो गई है। पूरे भारत में गोवंश बहुत कम रह गया है। गाय बूचड़खानों में काटी जा रही है और गाय के दूध की जगह कुछ विदेशी नस्लों का दूध हमें परोसा गया है, जिस कारण से हमारा सारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है, जो भी है चलिए। पर आज हमें तो उस गाय को दोबारा से पंचगव्य का एक विषय लेके आना पड़ा, फिर से गोमूत्र, गोबर के विषय में अनुसंधान करना पड़ा और लोगों को उस विषय में बताना पड़ रहा है। जबकि ये कोई ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन का एक विषय था। पंचगव्य हम पूजा-पाठ में उपयोग करते हैं और हर जितने भी हम कर्मकांड के हमारे पूजा-पाठ होते हैं, वहाँ पंचगव्य एक मुख्य द्रव्य रहता है। उसका उपयोग रहता ही है और उसके पीछे का जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आता है कि लोग उससे जुड़े रहे। गाय के पाँचों गव्य हमारे जीवन में कितने उपयोगी है, इस बात की बात को ये इस बात को ये बताता है कि भैया पंचगव्य तो हर दिन हर पूजा पाठ में उपयोगी है। तो उसको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं थी। पर आज गाय की दयनीय हालत हो चुकी है। हर घर में गाय नहीं पल पा रही है। शहरों में तो बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि गाँव में भी लोग गाय पालना छोड़ रहे हैं। तो जो गाय है वो प्राण का स्थूल रूप है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है
और जिस प्रकार गायत्री माता का जो मंत्र है गाय मंत्र वो सूक्ष्म है और स्थूल रूप में गाय के पंचगव्य है। इन पंचगव्यों के सेवन से हमें प्राण की अधिकता रहती है, शरीर में रोगों की कमी रोग आसपास भटकते नहीं है। जब खेतों में गोबर हमारे आंगन में गोबर और घर में उपलों से खाना बनाना, गौमूत्र का सेवन, गोदूध का सेवन, गोघृत का सेवन, ये सब था तो प्राण की अधिकता थी। हमें साधना के लिए ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जितना ज्यादा प्राण बल रहेगा शरीर में, साधना उतनी अच्छी होती है। और ये मैंने खुद पाया है कि गोमाता का तो सानिध्य ही बहुत अच्छा है। पिछले 4-5 साल से जो मैंने गोमाता का कब की थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहा हूँ, उससे बहुत कुछ मिला है। और साधना पथ पे भी आगे बढ़ रहा हूँ, अन्य सारे कार्य भी हो रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है और सारे काम बहुत सरलता से निकल जाते हैं। घर में बीमारियां तो बहुत कम रह गई है, मतलब 90% बीमारी तो गोमाता के घर में आने से ही कम हो चुकी है। जबकि आज से 5 साल पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा बीमारियां थी और 15 से 20 हजार रुपए का बजट तो दवाइयों में ही लग जाता था। तो गोमाता के सेवन का, गोमाता के जो गव्यों का सेवन के विषय में ऐसे तो नितिन भाई ने बहुत सारी जानकारी दी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गोमाता का जो विषय है, पंचगव्य का जो विषय है, ये वैदिक संस्कृति से ही हमारे साथ चला आ रहा है और सदा चलता ही रहेगा। इसके बिना हम ज्ञान को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि बिना प्राण के ज्ञान नहीं पाया जा सकता। और प्राण के लिए गोमाता के गव्य सबसे सरल और सुपाच्य है और उनका सेवन हमें नित्य करना चाहिए और इससे हमारी साधना में प्रगति होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम दूंगा। प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबूजी से निवेदन है और प्रश्नोत्तर जो लोग अपने रखना चाहें तो उसमें जी एससी सिंह भाई साहब। जी भाई साहब। नितिन भैया, थोड़ा सा है कि आजकल प्रॉब्लम जो हड्डियों में बहुत ज्यादा। भाई साहब की आवाज कट रही है, आवाज भैया आपकी अब ठीक आई, पहले कट रही थी काफी, थोड़ा सा ठीक हुई है अब। सेवन जो है समस्याएं हड्डियों की और स्किन डिजीज की बहुत। जी भैया, शायद नेट में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, आपके आवाज चली गई है बिल्कुल। जी जैसे भाई साहब का प्रश्न भी था कि हड्डियों में और स्किन में समस्या आ रही, जितना हम सुन पाए थे। जी भैया हड्डियों के जी जी अभी भी आवाज नहीं आ पा रही भाई साहब। जी भैया, जहां तक मैं समझ पाया भैया का जो क्वेश्चन है, नेट की थोड़ी सी दिक्कत है भाई साहब, स्लो होने की वजह से नेट, तो आवाज बहुत कट रही है। हमारा प्रश्न ये था कि हड्डियों में और बहुत ज्यादा जोड़ों लोगों को आ रही, दर्द आ रही है, तो गाय के उत्पाद का हम क्या लें और क्या क्या मनाही रहती है उसमें, इस चीज को नहीं लेना है, इस चीज को लेना है। जी जिनके पास मान लीजिए गाय है, जी भैया का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। अन्य किन्हीं साधक का कोई अगर प्रश्न है तो वो रखा जा सकता है, या बाबूजी भी हैं हमारे बीच में। तो भैया वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, वो अभी कनेक्ट होंगे तो फिर दोबारा उसको चर्चा की जा सकती है।
जी आदित्य भैया हैं? हाँ भैया। नितिन भैया प्रणाम। और जी प्रणाम भैया। भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम गव्यकल्प की बात करते हैं, तो गव्यकल्प में ये होता है कि कुछ निश्चित समय तक, लंबे समय तक सिर्फ गाय के दूध, छाछ और गाय मतलब गाय से रिलेटेड सारी चीजों पे मतलब कि भोजन लेना होता है। मैं सही बोल रहा हूँ? जी भैया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक ऐसा शेड्यूल बनाए जिसमें गव्यकल्प तो हो पूरे दिन और उसमें फलाहार भी हो, और मतलब कि जिसमें जैसे हम सपोज कीजिए कि हम दिन में 1 kg खाना खाते हैं, सपोज करते हैं, तो 80% तो गव्यकल्प का पार्ट हो और 20% साधारण भोजन हो। तो ऐसा किया जा सकता है क्या? जी भैया, बिल्कुल किया जा सकता है। और हमें ना किसी भी जब कोई भी हम साधना में कुछ भी करते हैं तो हमें किसी भी चीज की गांठ नहीं बांध देनी है। तो अगर ये माध्यम अधिक सुटेबल लगता है तो इसके माध्यम से भी जो है आप जो है साधना में जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि गायत्री धाम सेंधवा में आदरणीय मेवालाल जी हैं। तो वो काफी समय से ही वो जो है गव्यकल्प कर रहे हैं, और उनका जो शेड्यूल है वो यही है कि वो जो है या तो वो देसी गाय के जो गव्य हैं वही लेते हैं, या फिर जो है वो फल फ्रूट और जो प्राकृतिक जो माध्यम जो है जिनमें जो है प्राण शक्ति काफी अधिक बढ़ी हुई है, तो जो है वो उन्हीं का सेवन करते हैं। और उन्होंने पिछले 20 साल से अधिक से इसी का ही उपयोग किया है उन्होंने। और उनकी जो है उनको कोई रोग भी नहीं है, और वो साधक भी बहुत अच्छे साधक हैं। तो अगर हम कर पाए कि गव्य कल्प में देसी गाय के गव्य है और जो है फल फल भी बहुत अच्छा है, तो अगर हम जो है अगर वो अच्छा होगा कि अगर जो है वो जैविक फल हो तो और भी अच्छा होगा, जिसमें जो है गोबर की खाद से जो उगाए गए हैं, या इसी तरह की सब्जियां वगैरह, हरी सब्जियां भी कुछ ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं भी। ठीक है भैया, तो ऐसा करते हैं फिर, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पास में देसी देसी गाय का खटाली मंदिर है, तो ऐसा कर सकते हैं। जी ठीक है भैया, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम। भैया सुभाष भी आ गए हैं, तो उनके प्रश्न का जो है उत्तर वो मैं दे देता हूँ। हाँ, एक बार उनको मैं अनम्यूट करता हूँ जी भाई साहब को। एक बार अनम्यूट करके अगर नेट सही चल रहा है तो अगर फिर पुनः बोल देंगे भाई साहब प्रश्न। जी सुभाषी भाई साहब। जी सुभाषी भाई साहब, आप अपना प्रश्न दोबारा बोल सकते हैं अगर नेट सही हो गया हो तो। शायद अभी नेट सही नहीं हुआ है, कुछ दिक्कत आ रही है, अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक है। जी भैया बताइए। जी भैया, जैसे कि जिनको घुटनों में समस्या अधिक रहती है, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए जो है सबसे अच्छा जो रहेगा वो है हार श्रृंगार अर्क। हार श्रृंगार का जो पौधा है, इसको पारिजात नाम से भी कहा जाता है। तो हार श्रृंगार के जो फूल जो हैं और उनकी जो पत्तियां जो है, उनका जो है वो लेप जो है वो लगाया जाए, तो उसका जो है लेप भी लगाया जा सकता है। और जो इसका जो अर्क है, जो कि जोड़ों के दर्द में, और अगर हम ये मानते हैं कि जोड़ों के बीच में जो लिक्विड जो है वो भी कई बार समाप्त हो जाता है, तो उसको जो लिक्विड को फिर से बनाने में ये मदद करता है। तो एक तो ये है कि ये हार श्रृंगार अर्क जो है ये हम जो है सुबह और शाम 2 समय लिया जा सकता है। और दूसरा इसमें यह है कि रात को सोने से पहले देसी गाय का दूध और देसी गाय का जो घृत है वो अगर मिला के लिया जाए, तो इसमें भी जो है जोड़ों के दर्द में जो है वो काफी आराम मिलता है इसमें। और इसमें भी जो इसकी जो चिकनाई जो है वो जो है जोड़ों के दर्द में भी अधिक लाभ करती है। तो ये जो है ये चीजें हम जो है गाय के जो गोव्य के रूप में हम ले सकते हैं। और क्या चीज नहीं लेनी, तो हमें मुख्य रूप से हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने शरीर में वात को बढ़ाने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जिससे शरीर का वात जो है कुपित हो जाए या बढ़ जाए। जैसे कि रात्रि के अधिक लेट समय में हमें भोजन नहीं करना, खाना खाने के बाद जो है पानी नहीं पीना, और जो है ज्यादा भारी सब्जियां नहीं खानी है हमें, जैसे पनीर हो गया या कुछ हैवी दालें हो गई। तो सिर्फ मूंग की दाल खाई जा सकती है। तो बाकी जो हैवी दालें हैं, और विशेषकर रूप से रात को तो बहुत ही हल्का भोजन होना चाहिए।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जोड़ों का दर्द जो है ये मुख्य रूप से ये वात का ही रोग है। तो हमें ध्यान रखना है, ये ना बढ़ने पाए। और हमें जो है गव्य के रूप में जो है देसी गाय का दूध, घी और जो गौमूत्र से बना पारिजात अर्क ये दिया जा सकता है। जी भैया। जी राजेंद्र जी थापा जी, जी प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। जी जी बाबू जी प्रणाम, नितिन जी, अमन जी प्रणाम। ये तो हमने कभी भी नहीं सुना है, नेपाल के लिए तो बहुत नया है। गोभी का वो नेपाल में भी गाय तो होते हैं, लेकिन इस तरह कभी यूज नहीं किए हम बुजुर्ग लोग ने, पुराने जो पुस्ता थे। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नेपाल में आयुर्वेदिक औषधि का दुकान भी बहुत है, उन लोग भी ऐसे बेचते हैं, लेकिन गोवे का इतना डिटेल में नहीं दिखा है अभी तक। इवन वो अर्क है ना, वो अर्क भी इसी तरह नहीं बिकता है। सो ये नेपाल के लिए तो बहुत नया विज्ञान हो जाता है नितिन जी। तो हो सके तो आप स्लाइड भी भेजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया जाएगा बाबूजी के सानिध्य में, तो अच्छा ही रहेगा। बहुत लोग लाभ भी ले सकते हैं इसमें। आपकी यही रिक्वेस्ट है। जी भैया, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी 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 धन्यवाद। चौहान जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। नितिन जी, एक्चुअली हमारा इसमें एक अनुभव है, जो गौमूत्र का सेवन जो हमने कई बार किया है, तो उसमें जो जोड़ों वाली प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप से जो है काफ़ी लाभदायक है। एक्चुअली जैसे दही वगैरह है और चीज़ें हैं, तो सेवन करते हैं तो कभी कभी जो है जोड़ों में, पैरों में या कहीं दर्द होता है। तो उसके बाद जो है मैं गौमूत्र सेवन करता हूँ। तो 2-3 महीने जैसे करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और 3-4 महीने तक फिर दही वगैरह लेते रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मतलब रियली मतलब जो काम करता है ये। दूसरी बात यह है कि थोड़ा एक इसकी शुद्धता पे एक्चुअली प्रश्न बना रहता है कि कहाँ से प्रिक्योर किया जाए। जो दूर दराज में लोग रहने वाले हैं, शहरों में हैं, तो पतंजलि या दूसरे चीजें हैं, वो मतलब शुद्धता का हमेशा प्रश्न बना रहता है, क्योंकि देसी गाय का ही चाहिए। तो इसको किस तरीके से मतलब कहाँ से लिया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसको थोड़ा बताया जाए नितिन जी। जी जी भैया, शुद्धता के विषय में तो हमें ये ध्यान रखना है कि गाय के गौमूत्र को लेने के कुछ नियम होते हैं। कुछ 12-14 नियम जो हैं वो हमने जो स्लाइड में जो है वो पहले भी शेयर किए थे। तो ये हम जो है उसमें हम वो भेज देंगे दोबारा से। तो उन नियमों का ध्यान में रख करके अगर हम जो है गौमूत्र का जो संग्रह करते हैं और उससे फिर अगर हम औषधि बनाते हैं तो वो अधिक जो है हमारे लिए लाभकारी होता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसके जो विश्वसनीय स्रोत जो है ये पूरे भारत भर में है। और हमारे जो भूपेंद्र भाई हैं ये भी जो है गौमूत्र से जो पंचगव्य की औषधि है ये भी बनाते हैं। और इसके अलावा जो है पूरे भारत भर में भी जो पंचगव्य पे कार्य करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी अपनी गौशालाएं हैं और जो अपनी औषधि बनाते हैं। तो आप चाहे तो कहीं से भी आप उन्हें वहां से भी ले सकते हैं। अपने घर पे भी बनाना चाहें तो उनके नियम को जान करके वो घर पे भी बना सकते हैं औषधि। तो जैसा भी आपको उपयुक्त लगे वैसा कर सकते हैं। जी भैया। जी भाई साहब, थोड़ा शेयर किया जाए चीजों को, मतलब कहाँ से शुद्ध मात्रा में चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, तो फिर उस पर काम किया जाएगा। जी धन्यवाद जी भाई साहब। भूपेंद्र भैया से भी लिया जा सकता है। और जो है और भी जो लोग जो पंचगव्य पे काम कर रहे हैं, ये जो पंचगव्य.org की वेबसाइट है, तो इसमें आपको जो है पूरे भारत भर में काम करने वाले जो भी लोग हैं उस पर आपको लिंक मिल जाएंगे इसमें। तो आप अपने घर के आ सकते हैं। तो दोनों किया जा सकता है अभी। जी भैया। जी भाई साहब प्रणाम। जी आशा देवी दीदी। प्रणाम भैया, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम पिताजी। भैया, हरश्रृंगार का अर्क कैसे तैयार किया जाए, ये पूछ रहे थे। जी दीदी, आर्क बनाने की जो विधि जो है वो हमने स्लाइड में वो शेयर की हुई है। तो हम आपको स्लाइड शेयर कर देंगे। वैसे सभी प्रकार का जो अर्क जो है उसकी जो बनाने की जो विधि है वो कॉमन ही होती है वो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो गौमूत्र जो होता है, तो सबसे पहले हम गौमूत्र को बर्तन में ले लेते हैं। डिस्टिलेशन जो पात्र होता है तो उसमें ले लेते हैं हम। और उसके अंदर जो है उसको लगभग
आधा या फिर 60% भरते हैं उसको। 60% भरने के बाद में जो है उसमें जो भी औषधीय जो पौधा है, जैसे कि जो है पारिजात का जो है हार श्रृंगार का जो अर्क है, तो हार श्रृंगार का जो अर्क के अंदर जो फूल और पत्तियां जो है इनको सुखा करके इनकी पोटली बना करके और जो है एक जो है मात्रा के अनुसार, जो कि मैं आपको स्लाइड में शेयर करूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि आप कितनी मात्रा में कितना डाल सकते हैं आप। तो उसकी जो है एक सूती कपड़े में उसको लपेट करके और वो जो है वो पोटली उसके अंदर डाल दी जाती है गौमूत्र के अंदर। फिर उसको धीमी आंच पे धीरे धीरे गर्म किया जाता है। तो धीमी आंच पे जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसके वाष्प जो बनते हैं, उसके वाष्प को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। तो और फिर जो औषधि जो बनती है वो गौमूत्र अर्क होती है वो। और फिर नीचे उसके जो है सॉलिड जो रह जाएगा, वो सॉलिड जो रह जाएगा, जैसे कि जो है दूध को गर्म करते हैं तो लास्ट में खोआ रह जाता है। तो इसी प्रकार से जब गौमूत्र औषधि को जब हम गर्म करते हैं तो उसके बाद फिर लास्ट में जो थोड़ा सा जो है जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, सघन जो होगा वो रह जाएगा। तो उसकी फिर जो है घनवटी बनाई जा सकती है, यानी कि छोटी-छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। वो घनवटी और जो गौमूत्र जो है, गौमूत्र अर्क जो है, दोनों को साथ में लिया जाएगा तो और अधिक लाभ करता है वो। पर जिनका जो है डाइजेशन जो है वो कमजोर होता है, वो केवल गौमूत्र अर्क ही लेते हैं, उनको घनवटी देने की सलाह नहीं दी जाती। तो जिनका डाइजेशन अच्छा है वो दोनों लें तो गौमूत्र का पूरा लाभ मिलेगा। अभी देखिए गौमूत्र से हम 2 चीजें बना रहे हैं। एक तो जो होगी गोमय घनवटी हो गई और एक हो गया गौमूत्र अर्क। तो और जो गौमूत्र जो है वो जैसा अभी जो है चौहान भाई साहब ने भी अभी बताया कि गौमूत्र अर्क तो सभी लोगों में काम आता ही आता है। पर जब हम गौमूत्र से जो है गो अर्क बना देते हैं तो इसकी जो लाइफ जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होती। मतलब हमें जो है गौमूत्र को हमने जो 2 भागों में तोड़ लिया और 2 भागों में तोड़ करके औषधि के रूप में हमने ग्रहण किया, तो ये कभी एक्सपायर नहीं होता अभी। तो इस तरह से आप इनका सेवन जो है वो कर सकते हैं। जी दीदी। जी प्रणाम भैया। भैया चैट में कुछ प्रश्न है। शालू दीदी पूछ रही हैं, प्रणाम भैया, मेरी आई साइट बहुत कम हो रही है, क्या करें? जी आई साइट के लिए जो है पंचगव्य में तो एक जो है नेत्र औषधि आती है। तो नेत्र औषधि जो है वो हम जो है अपने रेगुलर जो है वो सेवन करें। और इसके साथ में जो है हमने ये देखा कि जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर है तो उसमें ना मल्टी थेरेपी यूज की जाए। जब मल्टी थेरेपी और जो कि प्राकृतिक हो, तो प्राकृतिक रूप से हम अपने आप को ठीक करेंगे तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो आंखों के लिए जो है और एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि हमारे घर में भी बनाई जाती है, उसकी भी रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में कि जो है आंखों के लिए जो है वो बहुत अधिक लाभ करती है। और विशेष रूप से उसका लाभ ऐसा है कि छोटे बच्चों में, जो कि 6 साल तक के बच्चे जो थे, तो उन पे देखा कि उनका जो है 5 से 6 महीने में 4-5 नंबर का जो चश्मा है वो भी पूरी तरह हट गया। अब बड़े जो हैं जो बड़े व्यक्ति जो हैं उनको जो है इस प्रोसेस को होने में थोड़ा समय लग सकता है थोड़ा, कि हो सकता है कि उनको थोड़ा-सा कि उनकी समस्या कितनी है और कितने समय से है। तो उसके अनुसार जो है उनकी समस्या को जो है वो ठीक होने में समय लग सकता है। इसके अलावा जो है हमें जो है एक रेगुलर एक ये करना चाहिए कि जो है दिन भर हमें जो है कम से कम 5 से 10 बार जो है आँखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। और आँखों की जो आई मूवमेंट की जो एक्सरसाइज है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सरसाइज भी साथ में मिला के जो है वो करनी चाहिए हमें। तो अगर हम इतना कुछ करते हैं, नेत्र औषधि गौमूत्र से बनी वो डालते हैं और जो है आयुर्वेदिक औषधि जो है जो रेसिपी मैं शेयर करूंगा वो डालते हैं और वो खाते हैं देसी गाय के दूध के साथ में। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज करते हैं, हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, आंखों को धोते हैं। तो फिर इतने सब करने के बाद में जो है कुछ समय बाद जो है हमारी आंखों में थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो पेन से हमें ये पता लगता है कि जो चश्मा अभी हम पहन रहे हैं उसका नंबर जो है बदल रहा है। तो जब हल्का सा पेन होता है तो हम किसी भी चिकित्सक के पास जाकर के आई साइट चेक करा करके और फिर हम जो है देखते हैं, अगर नंबर चेंज हुआ है तो फिर दूसरे नंबर का चेंज किया हुआ जो चश्मा है वो पहने। तो इससे जो है धीरे-धीरे हमें जो है सुधार मिलता जाएगा और इस प्रकार जो है हम इसमें लाभ ले सकते हैं। जी भैया। जी। जी भैया एक जी हैंड रेज़ है। हाँ जी। नितिन जी, थोड़ा बताया जाए, एक प्रश्न उसमें भी चैट में भी आया था कि एक्चुअली इसका सेवन कितनी मात्रा में किया जाए,
गौमूत्र की बात कर रहे हैं हम। जी, सेवन का भी भाई साहब ये जो है सेवन के लिए एक जो नियम जो है वो हमने जो है कॉमन नियम था कि वो जितना हमारा जो जठर का साइज जो है, यानी कि जो आमाशय का साइज जो है, आमाशय के साइज के हिसाब से जो है औषधि की मात्रा तय की जाती है। तो ये जो है ये हमने स्लाइड में शेयर किया था, तो हम आपको स्लाइड शेयर कर देंगे, उसमें इसकी मात्रा का जो है वो भी आइडिया लग जाए। छोटे बच्चों में जो है उसकी मात्रा कम दी जाती है और वयस्कों को जो है ये अधिक थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। तो भैया उसका जो पूरा जो विवरण है उसमें दिया गया है स्लाइड के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं। जी भैया। जी भाई साहब, इसमें धन्यवाद। हाँ, और इसमें आशीष इसका गुप्ता जी का है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो दुकानें होती हैं, इसमें जो है गीता प्रेस की, वहां पर भी मिल जाता है। अब मेरा बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी का भी हमें आशीर्वाद मिले, तो इसलिए बाबूजी से निवेदन है जी। बहुत सारे प्रश्न हैं, समय सीमा भी है, तो हम लोग इसको इसमें ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। जी नितिन जी प्रणाम, डॉक्टर भूपेंद्र राणा जी को प्रणाम और सभी साधक को प्रणाम। देखिए इसमें बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया है गो प्रोडक्ट पर। अब पूज्य गुरुदेव ने इतनी लंबी साधना करके तो मोटिवेशन दिया कि आहार शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है, और आहार में सबसे बेहतरीन गाय को ही कहा है। वेद में एक, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, यानी पर ब्रह्म की हम कल्पना मेडिटेशन सूर्य के रूप में कर सकते हैं। द्यौ समुद्र समुद्भं सर, और द्यौलोक जो कहा गया है एक दिव्य प्रकाश का, अमृतम दिव्य प्रकाश का समुद्र के रूप में हम कल्पना कर सकते हैं मेडिटेशन की। इंद्र पृथ्वी वर्षियान, और इंद्र को पृथ्वी से भी महान समझा जा सकता है। लेकिन अंतिम वाला जो इसमें एक सूत्र है इसी का मंत्र का, गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय की तुलना इस ब्रह्मांड में किसी चीज से नहीं की जा सकती। अब समझिए इस वेद के सूत्र में कितना गोस्तु मात्रा न विद्यते। एक और महावीर गाओ भवंतना भी यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, हमारी गौएं शहद की तरह दूध देवें। तो ये है जिनके पास गाय हैं, वहाँ यदि हवन भी उसमें गौशाला में कर लिया जाए बीच बीच में, तो उसमें किसी तरह के जो इन्फेक्शन गायों को भी जो कोई होता है, कोई रोग दुख या दूध मिल्क यील्डिंग कम हो रहा हो, तो उसमें उनका उत्पादन मिल्क यील्डिंग सब बढ़ जाता है। तो ये रह गई। देखिए स्किन डिजीज की इसमें बात आई थी सुभाष जी का कि स्किन डिजीज बहुत बढ़ रहा है। तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुआ था रोड एक्सीडेंट्स का हमें, तो डॉक्टर ने बहुत कड़े कड़े और हार्ड एंटीबायोटिक्स दिए थे। तो वो शरीर कुछ पचाता कुछ नहीं पचाता, और बिल्कुल ही खून को इतना डैमेज कर दिया कि सब जगह चकता चकती और स्किन डिजीज भर गए उसमें, इतना रिएक्शन किए। अब चूंकि खाना जरूरी ही था, चूंकि मल्टीपल फ्रैक्चर्स था, वो तो लुगदी शरीर हुए थे, लेकिन बाद में हमने उसको कैसे ठीक किया। तो कर्मकांड भास्कर में 10 स्नान है, पंचगव्य स्नान हर संडे को सिर्फ 4 बार किए, 10 औषधियों से स्नान, इसमें 5 तो गाय का ही है। तो हमने देखा बिल्कुल एज इट इज पहले जैसा शरीर के, और ही चमक बढ़ गई चमड़ों की। तो ये हर साल श्रावणी पर्व में तो अनिवार्यता हम लोग करते ही आश्रमवासी सभी, तो सभी भारतीयों के लिए भी जोड़ दिया है गुरुदेव ने कर्मकांड भास्कर में कि न हो तो साल में एक बार तो श्रावणी पर्व पर स्नान करें। तो बीच बीच में सेवन की जहाँ सुविधा हो वैसे करें। देखिए नितिन जी से हमारा भी एक जिज्ञासा थी कि जो आपने चार्ट दिखाया उसमें ये दिखाए थे टाइम वाइज क्लॉक एक बना दिए थे, तो उसकी ऑथेंटिसिटी हमको या उसके साथ तुकबंदी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें चार्ट में था कि यूरिनरी ब्लैडर और किडनी 3 से 7 के बीच में ही दोनों काम कर रहे हैं, जबकि दिन भर पेशाब लगते रहता है और सुबह में सब का जो क्रम है, और 3 से 5 लीटर तक आदमी पेशाब कर लेता है। तो उस हालत में वो किडनी का फंक्शन बीच वाले समय में तो दिन भर होते रहता है, फिल्ट्रेशन का क्रम चलता है। तो इस चार्ट के साथ उसको कैसे तुकबंदी किया जाए। और दूसरा यह था कि वैदिक रीति से घी लगाम है बनाकर
छाती में मल है हार्ट अटैक में, तो वैदिक रीति से घी कैसे मिलता है, नेक्स्ट क्लास में आप उसको हल बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ किया जा सकता है। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नितिन भैया शांति पाठ कर देंगे। जी। ओ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आज की इतनी बढ़िया क्लास लेने के लिए। सभी साधक